मेरी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, हमारी कमाने की ताकत बढ़ सकती है, पर धरती के सप्लाई करने की ताकत तो नहीं बढ़ सकती। हमने कुछ तो भी गड़बड़ किया है। Climate change is taking away the right of the future generation to live freely and enjoy nature, and we are snatching away from them. जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है तुम्हें खुद को भी भुगतना पड़े। और आने वाले समय में जब आपका बच्चा बड़ा होगा या जब आपका ग्रैंड चाइल्ड होगा और वो आपसे पूछेगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम चल रही थी तब आप क्या कर रहे थे। दुनिया में साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी इच्छाएं बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। यदि कुछ नहीं बढ़ रहा है तो धरती का साइज़, यदि कुछ नहीं बढ़ रहा है तो धरती पर संसाधन। हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम ये भूल ही जाते हैं कि जब धरती सीमित है तो हमारी ज़रूरतें भी सीमित होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन सिंह सोलंकी और आपका मेरे इस पॉडकास्ट सीमाओं में जीने की खुशी में स्वागत है। आज एक माँ जिसका बेटा 8 साल का हो, वो अपने बच्चे को क्या देना चाहेगी? इंजीनियर बनाना चाहेगी, डॉक्टर बनाना चाहेगी, शुद्ध हवा देना चाहेगी या प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड देना चाहेगी? आप यदि ऐसी माँ हो तो आप क्या देना चाहोगे? जी हाँ, इस पॉडकास्ट में मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ जो सीमाओं में जीते हैं, उसका एग्जाम्पल हैं और खुशी के साथ जीते, किसी बोझ के साथ नहीं जीते। तो इसीलिए आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो एक डॉक्टर हैं। पिछली बार भी मेरे गेस्ट डॉक्टर थे और इस बार जो है वो उनका नाम है डॉक्टर संजीवनी। उनका एक बेटा है और वो चाहते हैं कि समाज को ऐसा जीवन दिया जाए, ऐसा समाज दिया जाए जिसमें कचरा ना हो, कचरे से फ्री हो। संजीवनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। एक माँ को एक कब लगा कि मैं अपने बच्चे को जो जीवन देना चाहती हूँ, जो धरती छोड़ना चाहती हूँ, उसमें ये कचरा मुक्त होना चाहिए, ऐसा कब लगा? सबसे पहले तो आपको नमस्ते और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकूं। और बहुत ही अच्छा आपका मूवमेंट है, बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। आपने किस तरह से अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके उसको फॉलो किया है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, जब मैंने अपने बच्चे को पहली बार देखा था, पहली बार छुआ था, तो जो प्राइमरी इमोशन मेरे मन में आया था वो था कि मुझे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब मेरा बच्चा प्रोटेक्टेड रहे दुनिया की हर बला से और हर आफत से। तो वो वाला जो इमोशन है, आई थिंक आप भी पेरेंट हैं और आई थिंक बहुत ही बेसिक इमोशन होता है जो हम एज पेरेंट्स फील करते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग, ही वाज बोर्न इन 2017, अराउंड द सेम टाइम आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी, उसके बारे में बातें होनी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू हो गया था जहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से मिल भी जाती थी। देन इट गॉट मी रियली वरिड कि प्लैनेट, वी आर क्रॉसिंग सारी बाउंड्रीज, प्लैनेट की जितनी भी बाउंड्रीज हैं। और अब पर्सनल बेसिस पे बात करें तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज गंगा घाट पर थी। मैं गर्मी की छुट्टियों में नहाने जाया करती थी। तो जब मैं अपने बेटे को लेके गई कि नेचर के करीब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी, तो मुझे ऐसे अपने अराउंड कोई जगह ही नहीं मिली साफ सुथरी जहाँ पर मैं उसको ले जाऊँ और मेरे अंदर की डॉक्टर निश्चिंत हो जाए कि इसको कोई बीमारी नहीं होगी। देन आई रियलाइज कि मेरे बचपन से लेकर के मेरे बच्चे के बचपन तक हमने कुछ तो भी गड़बड़ किया है। इतना ट्रांजिशन हो गया। हम नेचर से बहुत दूर चले गए। गंगा जी वहीं पे है, राइट, कानपुर में गंगा जी वहीं पे, बट हम मेंटली बहुत दूर चले गए हैं नेचर से। हम अपने आप को नेचर से, वी आर नो लॉन्गर कनेक्टेड विद नेचर, वी नो लॉन्गर थिंक दैट वी नीड नेचर। मतलब हमको प्रकृति की ज़रूरत है अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो तभी मुझे लगा कि अब हम वेट नहीं कर सकते किसी सरकार की किसी स्कीम आएगी, कोई और प्लान आएगा, कोई प्रोजेक्ट आएगा, तब चीज़ें शुरू होंगी, सफाई होनी शुरू होगी। और मुझे लगा कि मेरे हाथ में अभी क्या है, सबसे सिंपल काम है कि मैं अपने इन हाथों का इस्तेमाल करूं और मेरा नॉन जो कचरा है मैं उसको उठाऊं। तो मैंने वहीं से शुरुआत करी कि हाथ पे हाथ धर के हाशिए में तो नहीं बैठे रह सकते। एज अ मदर, वी एज पेरेंट्स वी नीड टू fight it out to give a better future for our children. I think this was the starting. सो मेरे ख्याल से जितनी माताएं बहनें ये सुन रही होंगी कि एक डॉक्टर को लगा कि उनके बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिले जिसमें वो स्वच्छ जी सके, और वो नहीं देखने को मिलता। आई एम श्योर आप सभी लोग भी जैसे मैं मेरे बचपन में जो
नदी में पानी शुद्ध हुआ करता था, जो हवा शुद्ध हुआ करती थी, आज हम दे नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर संजीवनी को ये चिंता हुई उनके बच्चे के लिए, तो आप लोगों को चिंता नहीं होती कि हमारे बच्चे को एक अच्छा वातावरण दिया जाए? और आप डॉक्टर हैं, आप इसको इलैबोरेट कर सकते हैं कि कैसे प्रकृति से जुड़ाव एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छे मनुष्य के विकास के लिए कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक जब हम क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की बात करते हैं ना सर, तो मेंटल हेल्थ से कहीं न कहीं उसका माइंड बॉडी कनेक्शन जो होता है वो बहुत रिलेटेड होता है। और नेचर के करीब रहने से जो विजुअल स्टिमुलस मिलता है, जो टच परसेप्शन स्टिमुलस मिलता है, जो ग्राउंडिंग होती है, आप कभी ये तो सब स्टडीज़ में प्रूव हो चुका है दैट व्हेन यू हग अ ट्री, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन रिलीज़ होता है। जब आप सुबह-सुबह सूर्य को देखते हो तो मेलाटोनिन के लेवल्स रेगुलेट होने शुरू होते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति ने तो इसको बहुत हज़ारों वर्ष पहले जोड़ दिया था हमारी दिनचर्या से। लेकिन अच्छा, एक मिनट डिस्टर्ब करना चाहूँगा। आपने ये 2-3 केमिकल्स के नाम बताएँ, उनका थोड़ा नाम स्लो बताएँगे तो लोगों को समझ में आएगा कि ये कौन-सा केमिकल लोचा है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है और उसका इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। बेसिकली ये हार्मोन्स है। और हार्मोनल मॉलिक्यूल बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में निकलते हैं, लेकिन बहुत बड़े-बड़े फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। और जब इनमें केमिकल लोचा हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन से लेकर के डायबिटीज़ से लेकर के कैंसर तक हो जाता है। तो इन हार्मोनल मॉलिक्यूल्स का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। और हैप्पीनेस से या स्टेट ऑफ वेल बीइंग से एंडोर्फिन्स का बहुत अच्छा कनेक्शन है, उसमें सेरोटोनिन और डोपामाइन प्राइमरीली आते हैं। तो जब एक ट्री हगिंग एक्टिविटी जब होती है तो उसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम एंड हैप्पीनेस। और ये जो केमिकल्स के नाम बोल रहे हैं डोपामाइन वगैरह, ये हमें चाहिए होते हैं। और आजकल हमने क्या किया है कि हमारी मॉडर्न लाइफ में ये हम व्हाट्सएप से रील्स देख के उसको हमारी बॉडी में जनरेट करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव नहीं होता। तो अल्टीमेटली नेचर के पास रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे तो जो हार्मोन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी है, वो नेचुरल तरीके से पैदा होंगे और रियल में जो खुशी होती है, जो हेल्थ होती है, हैप्पीनेस होती है, मेरे ख्याल से वो मिलेगी। तो अ, एक्चुअली या आई एम ग्लैड यू टू दिस पॉइंट कि ये एंडोर्फिन्स तो सोशल मीडिया से भी रिलीज होते हैं, तो नेचर के पास जाने की जरूरत ज़रूरत क्या क्या है। है? प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं आपको, इंस्टेंटली आप ग्रेटिफाई हो रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन कि आपका फिर से डोपामीन कैसे रिलीज हो। और नेचर जो आपको डोपामीन रिलीज देता है, एंडोर्फिन्स रिलीज देता है, वो सस्टेन्ड होते हैं, लॉन्गर लेवल पे होते हैं। तो जो हमारी प्रॉब्लम है ना कि हमको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, बहुत तेज़ी से चाहिए, हमें उसे रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है अपने आप ही और नेचर हमें सब कुछ जल्दी चाहिए और ये हम भूल ही जाते हैं कि हम तो नेचर का हिस्सा हैं, तो हम भी एक तरह से पार्ट ऑफ नेचर हैं। हमें जल्दी चाहिए पर पेड़ को थोड़ी जल्दी बढ़ने की, वो तो बेचारा 1000 साल पहले जैसे बढ़ता था उसी गति से आज भी बढ़ता रहता है। तो ये जल्दी-जल्दी क्या है और इसके कारण हम कितनी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। बाय द वे डॉक्टर संजीवनी एक डॉक्टर हैं, दाँतों के डॉक्टर हैं, परंतु जब से कोविड चालू हुआ उन्होंने कहा उनके बेटे को एक स्वच्छ वातावरण देना चाहती, तो उन्होंने खुद हाथों से काम करना चालू किया और ये कानपुर में रहती हैं। गंगा किनारे जब हम देखते हैं कितनी नदियों की हालत ख़राब है, कल मैं यमुना किनारे था और जो हालत है और गंगा जी की जो हालत है, तो इन्होंने खुद एक कानपुर प्लॉगर के नाम से एक संस्था बनाई है। उसमें 2001 से इन्होंने 2021 माफ़ करना चालू किया था और आज 5 साल हो गए हैं बिना रुके, बिना कोई संडे वेस्ट किए, हर संडे ये अपनी टीम को लेके जाती है और जो भी कचरा दिखता है गंगा जी में, उसको साफ़ करने का और पता नहीं कितने टनों में आपने ये कचरा उठा लिया होगा। कैसे अपने आप को मोटिवेट करती लगातार लोग तो बेतहाशा कचरा फेंकते हैं, ना उसमें कोई समझ है या कोई क्या बोलेंगे सेंसिटिविटी नहीं, बस कचरा फेंकते जाते। जब इतने इनसेंसिटिव लोग हैं तो आपको उठाने में सेंस कहाँ से आता है कि उठाते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ, थकते नहीं हैं वैसे कामों में? नहीं, वेरी सरप्राइजिंगली मैं कभी थकी नहीं। मुझे अपने आप को कभी खुद को मोटिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आई थिंक इसका जवाब यही है कि संडे सुबह 7 से 8 जब सूर्योदय हो चुका होता है, अच्छी-सी मतलब लो लाइट होती है, गंगा घाट पर अच्छी-अच्छी हवा चल रही होती है, हम नेचर के बीच चले जाते हैं। वो अपने आप में बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है। या तो हम गंगा घाटों पे करते हैं या हम पार्क्स पे करते हैं। तो सुबह-सुबह इसी बहाने हम नेचर के करीब चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो
हैप्पी फीलिंग है वो मुझे शायद वहाँ ज़रूर खींच के लाती है। और ऐसा कई बार हुआ है कि हमें कोहरे और बारिश साथ में हो गया और सर्दी की वजह से कैंसिल करना पड़ा कि भई लोगों स्कूटी से बच्चे आ सकते हैं, हाँ। इट कैन बी डेंजरस फॉर देम। तो हमें मैसेजेस आते हैं ग्रुप पर कि हमें आज अधूरा-अधूरा लग रहा है। पर लग रहा है कि आज हमारा संडे पूरा ही नहीं हुआ। तो ये हमें कोई चोर या कोई ड्यूटी लगती ही रही है। आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि माँ गंगा मुझे हर संडे बुला लेती हैं अपने अपने पास। और मुझे इस बात पे भी कोई दुःख नहीं होता कि ये बार-बार गंदा हो रहा है। मैं जो मुझसे ये पूछता है आप कब तक साफ करेंगी? तो मैं पूछती हूँ कि भई आप अपने घर में भी तो रोज़ झाड़ू लगाते हो ना। कभी आपने घर पे पूछा है कि आज झाड़ू लगाने का क्या फ़ायदा? कल तो गंदा हो ही जाएगी। तो जब आप अपने घर में नहीं कर रहे हो तो प्लैनेट भी तो आपका घर ही है ना। और ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे सफाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। और माइंडसेट चेंज करने में युग लग जाते हैं। और उस युग का हम छोटा-सा हिस्सा है, जो हम अपनी छोटा-सा पुर्ज़ा है इस मशीन का, जो जब तक हम कर सकते हैं, जब तक शरीर मेरा साथ देगा, जब तक हमारी टीम है, तो हम अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो आहुति है, हम देते रहना चाहते हैं। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन का तो कभी-कभी आता है फ्रस्ट्रेशन, कभी-कभी गुस्सा भी आता है, बट हम पॉज़िटिव तरीके से उसको डाइवर्ट कितनी बड़ी बात है। देखो, कभी-कभी हमें अपना ही कचरा साफ करने में आलस आने लगता है। ये 5 साल मतलब करीब 250 हफ्ते ये लगातार काम हो रहा है। परंतु जो इन्होंने डॉक्टर संजीवनी ने बात कही कि जब हम प्रकृति के साथ होते हैं, तो फिर वो बोझ नहीं लगता। इतनी बढ़िया हवा चल रही है और मैं खुद एक बार इनके साथ शामिल हुआ तो और सच में ऐसा लगता नहीं कि हम किसी का कचरा उठा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और अध्यात्म में हमेशा सिखाया जाता है कि जब हम सेवा करते हैं, तो दूसरे का उद्धार हो या ना हो, हमारा उद्धार ज़रूर होता है। तो आप भी कोई सेवा का काम करें, तो कुछ उपकार कर रहे हैं किसी दूसरों के ऊपर, यदि ऐसा मानेंगे, तो फिर एक गर्व पैदा होगा, एक अहंकार पैदा होगा। परंतु ये सेवा करके मैं अपने ही ऊपर उपकार कर रहा हूँ, तो शायद इस तरह का गर्व या अहंकार बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ-साथ में एक बहुत अच्छा सुंदर सा प्रोजेक्ट है जो पुनर्जीवन, और कितनी बढ़िया परिकल्पना है कि फिर से जीवन देना। और फिर से जीवन देने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम आधुनिक मनुष्य बिगड़ते-बिगड़ते इतना बिगड़ गए कि हमको ये भी होश नहीं कि धरती तो सीमित है। मेरी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, हमारी कमाने की ताकत बढ़ सकती है, पर धरती के सप्लाई करने की ताकत तो नहीं बढ़ सकती। और चूँकि हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए, हमने ज़्यादा खरीदना चालू कर दिया, ज़्यादा गिफ्ट देना चालू कर दिया, घरों में ऐसा सामान भरना चालू कर दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे गिफ्ट लेना चालू कर दिए जिसकी ज़रूरत नहीं हो। हम ले तो लेते हैं, परंतु ये जो प्रकृति का नुकसान होता है ना? दुनिया में कुछ ग्रीन नहीं होता। तो आपका ये जो पुनर्जीवन प्रोजेक्ट है, वो क्या ऐसे जो लोग कहना तो चाहूँगा पागलों की तरह ले लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं हो और दे भी देते हैं। पता नहीं कौन-सा शिष्टाचार निभाते हैं और प्रकृति के प्रति उनका कोई शिष्टाचार नहीं होता, मनुष्यों के प्रति होता बस। तो ये जो एक्स्ट्रा मनुष्य लोग करके बैठे हैं, उसको आप कैसे सेटल करने का प्रयास करें पुनर्जीवन के माध्यम से? ये भी प्रेरणा चेतन जी मुझे सनातन धर्म से ही मिली। पुनर्जन्म एक कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म एंडोर्स करता है, और ये मास एनर्जी कॉन्सेप्ट है। एनर्जी बस अपना रूप बदलती है। तो ये मेरे दिमाग में आया कि जब मैं मेरा भी जो मोबाइल फ़ोन है 4 साल पुराना है और मैंने सेकंड हैंड खरीदा था। तो सेकंड हैंड चीज़ खरीदना आज भी इंडिया में बहुत लुक डाउन किया जाता है कि भई हमें किसी की उतरन नहीं पहननी है या किसी का यूज़ किया हुआ नहीं यूज़ करना है, भले ही वो सामान कूड़े में चला जाए, राइट? तो हमने ये कोशिश करी कि हम सेकंड हैंड इकोनॉमी को नॉर्मलाइज़ करें। वेरी नाइस। उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए लोगों को ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हमारे पुनर्जन्म में आए, सेल में आए और आपको एक लैपटॉप बैग की ज़रूरत थी। तो आप क्या करते हैं, ये सामान जो ले उनको कलेक्ट कर लेते हैं लोगों से? आप अपील करते हैं कि एक्स्ट्रा सामान हो तो आप ले लें? राइट, हम सितंबर टू मार्च ये चलाते हैं। हर महीने कोशिश करते हैं कि एक सेल लगे, और उसमें हम लोगों से ये अपील करते हैं कि जिस सामान की उनको ज़रूरत ना हो, नंबर 2 अच्छी कंडीशन में हो। ऐसी कंडीशन में जो आप अपने कज़िन्स को या अपने फैमिली को पास ऑन करना चाहोगे, उस कंडीशन में होना चाहिए।
तो वो हम उनसे डोनेशन में लेते हैं और फिर हम उसकी सेल लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उसे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में सेल कर दें। बहुत रेयर ही होता है कि हमने कभी किसी से 500 या 1000 रुपए लिए हों किसी महँगी चीज़ के। तो उससे क्या होता है, एक तो एनजीओ के लिए हमें फंड मिल जाते हैं काम करने के लिए। और मैं आपको बताऊँ चेतन जी, इतना इतना अच्छा लगता है उस सेल में। अब तो लोग वेट करते हैं, मैम पुनर्जन्म कब होने वाला है? अरे वाह! कि क्या होता है कि इतना इंटरेस्टिंग सामान आ जाता है, इतना यूज़फुल सामान आ जाता है, कभी-कभी ब्रांड न्यू टैग लगा हुआ सामान आता है और लोगों में होड़ होती है कि सबसे पहले इसका मैं माइक कौन खरीदूँगा। करेगा, स्क्रीनशॉट कौन भेजेगा। अरे वाह! ऑनलाइन भी चलती है हमारी और ऑफलाइन में भी जैसी सेल लगेगी वैसे ही कस्टमर मेरे ख्याल से एप्पल स्टोर में लाइन लगना तो वाजिब है, परंतु सेकंड हैंड सामान के लिए लाइन लगना ये थोड़ी यूनिक सी बात है। वेरी नाइस। रेंजिंग फ्रॉम नॉवेल्स टू क्लोथ्स टू लैपटॉप बैग्स, गिफ्ट आइटम्स, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने ना सेल करी हो। इडली स्टैंड भी हमने सेल किया है किसी को। मुझे ही जरूरत थी, मैंने ही ले लिया। तो जो मटेरियल चीज से खुशी मिलनी है, क्या ये जरूरी है कि ये नई चीज? नया ही होना चाहिए। राइट। आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग गई। सपोज मुझे अपने वॉल का डेकोर ही चेंज करना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट आई गो एंड बाय अ न्यू डेकोर? वी कैन एक्सचेंज। आपके लिए भी नॉवेल्टी है, मेरे लिए भी नॉवेल्टी है। मटेरियल से हैप्पीनेस आई, बट एट द एंड ऑफ द डे प्लैनेट पे तो बोझ। प्लेनेट तो बोझ नहीं है। सेकेंड हैंड इकोनॉमी को नॉर्मलाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कितनी बढ़िया बात की। हम कहते हैं अपने घरों में तो हम ऐसे ही करते हैं, है ना? बड़े भाई का छोटे भाई ने पहन लिया, इसका उसने पहन लिया, तो हम सब करते हैं। और जब भारत जैसा संस्कृति सनातन में हम कैसे वसुधैव कुटुंबकम, जब पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है, तो घर वालों से लेना या किसी अनजान व्यक्ति से लेने में क्या दिक्कत हो सकती है? फैमिली में तो जोक होता है कि हम कजिन्स ने अपनी लंगोट भी शेयर करी है। ऐसा पहले के जमाने में यही होता। ही होता था, तो क्यों अभी शेयर नहीं कर सकते? और मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि इस समय मनुष्य प्रजाति इस धरती पर 1.8 धरती के बराबर संसाधन का उपयोग करी। धरती एक है, तो धरती की क्षमता नहीं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने की। हम तो पैसे कमा सकते हैं, धरती कहाँ से सप्लाई करेगी? और ऐसे में जब अपने को ज़रूरतों को सीमित करना है, तो सेकंड हैंड सामान जो दूसरों का है वो यूज़ करना, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गज़ब की परिकल्पना है। और जो आप एक्साइटमेंट बता रहे हैं कि सेकंड हैंड सामान को लेने में इतना एक्साइटमेंट होता है। आपके पास कभी समय हो और आप कानपुर में हो तो आई वुड लाइक यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत इंटरेस्टिंग सेल होती है। वेरी नाइस। और मेरे ख्याल से ये जो इनका पुनर्जीवन है, हर शहर में एक पुनर्जीवन होना चाहिए सामान का। यस, आई थिंक हमारे वीडियोस देख के कई लोग इंस्पायर भी हुए। छोटे-छोटे स्कूलों में छोटे-छोटे फॉर्म में हुआ है और कुछ लोग बर्थडे पार्टीज में ऐसा करते हैं कि आपके पास जो सामान हो वो लेके आना, हमें गिफ्ट दें इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग न्यू फॉर मी। वेरी नाइस। अच्छा, पिछले मेरे पॉडकास्ट में एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर भारत। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कोई भी नए आइटम का गिफ्ट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए और आपको देना है तो सेकंड हैंड आइटम देना। तो उन्होंने उनके शादी में 3 ट्रक सेकंड हैंड सामान आया था। तो पुराने कपड़े, पुराना फर्नीचर। कहने का मतलब लोगों के पास कितना ओवर सप्लाई है। और ये जो ओवर सप्लाई है ना, गांधी जी कहते थे ये एक अहिंसा है, क्योंकि हमारी धरती के संसाधन सीमित है। आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो एक तरह से हिंसा है। पर संजीवनी, मुझे एक बात समझ में आ रही कि पिछले जो हमारे गेस्ट थे वो भी डॉक्टर थे, आप भी डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं, तो क्या सिर्फ डॉक्टरों का ही दिल नरम होता है कि ये सब उल्टे-सीधे काम करते रहते? मैं इंजीनियर, ऐसे साइंटिस्ट को मुझे मिला नहीं जो इस तरह से नेचर के लिए काम करता हो। तो ऐसा कोई स्पेशल लोचा केमिकल होता है डॉक्टरों के दिल में कि वो ऐसे नरम होते हैं? मे बी आई थिंक हम ना एज ए सर्जन मैंने कई बार पेशेंट्स में ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जिस रिजल्ट के लिए मेरी सर्जरी जिम्मेदार नहीं थी। अच्छा। देयर वाज सम हायर पावर दैट हैड हुँ। गिवन मी दैट रिजल्ट। तो आई थिंक हम बहुत प्रत्यक्ष रूप में एक हायर पावर और एक डिवाइन एनर्जी को देखते हैं, नेचर एंड इट्स हीलिंग कैपेसिटी को विटनेस करते हैं। और मेरी जो ब्रांच है वो पेरियोडोंटिक्स है, कम डिजीजेस पे। और उस डिजीज की ट्रीटमेंट की जो थॉट प्रोसेस है, जो फिलॉसफी है, वो ये दांत साफ कर लो, गंदगी हटा दो, बॉडी अपने आप हील हो जाएगी। हील हो जाएगी। हम मसूड़े को हील नहीं करते, हम गंदगी हटाते। सेम विद नेचर। काम सो बस गंदा नहीं करना है उसको, बाकी नेचर खुद कर लेगी। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन के थ्रू ही मैंने नेचर और डिविनिटी को पहली बार एक्सपीरियंस किया था। और आई थिंक हम लोग थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर के साथ चलते हैं। तो जो स्पेशली जो रिलीजियस वेस्ट गंगा जी में लोग
आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड डिस्कार्ड करते, वो हम में कम होता है। आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है कि आजकल लोग गॉड फियरिंग ज्यादा है, गॉड लविंग कम है। तो आपने कहा एक वर्ड का यूज किया, डिविनिटी, और ये एक ऐसी चीज है जो किसी को पढ़ा ही नहीं जा सकती, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं कि नर में ही नारायण होता है। तो आपके अनुभव में जैसे आपने कहा कि वो किसी और थर्ड पावर का हाथ था कि वो ठीक हो गया, तो ऐसा अनुभव किया, कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि नर में जब हम सेवा के भाव से करते हैं तो ऐसी चीजें हो जाती है जो हम मेडिकल रूप से कह नहीं सकते कि कैसे हो गया। बिल्कुल। और ये हर डॉक्टर आपको बताएगा। अच्छा। यू नो, ये वाली ईगो आना कि मैं पेशेंट ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं है। कितनी बार होता है कि पेशेंट आपके हाथ में होता है, केस आपके हाथ में होता है और खराब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता ये क्यों हुआ। और कितनी बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट केस होता है, हम पेशेंट से बोलते हैं भाई देखो हम ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, और रिजल्ट इतना अच्छा आ जाता है कि आपको भी चमत्कार लगे कि कैसे हो गया। तो नथिंग इज इन योर हैंड, वी आर मियर इंस्ट्रूमेंट्स। और हमको अपना ना ट्रांसमीटर बस सही रखना है ताकि जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है हमारे थ्रू सेवा के भाव से चलना चाहिए। और एवरीथिंग इन दिस प्लैनेट इज नॉट मेंट फॉर अस टू कंज्यूम। हमें अपने सर्वाइवल के लिए जितनी जरूरत है हमें बस उतना ही कंजम्पशन करना चाहिए। तो डॉक्टर संजीवनी जो काम कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में अप्रिशिएट किया है, तो ऐसा कभी लगा कि अप्रिशिएशन मिलने से जो ये सफाई का जो अभियान है, पुनर्जन्म ऐसे और अभियान में उसमें ताकत मिली और शक्ति मिली और लोग जुड़ गए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात में कि हमारे अभियान को बहुत ताकत मिली, बहुत रिकॉग्निशन मिला, मुझको बहुत कॉन्फिडेंस मिला, मेरा मनोबल बहुत बढ़ गया कि हमारे देश की मुखिया ने हमारा नाम लिया है, तो हम कुछ तो सही कर रहे होंगे। क्योंकि ये जो काम है इसमें बहुत सेल्फ डाउट आता है। हाँ, कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक भी कर रही हूँ कि नहीं। मतलब मेरे साथ पहली बार आया था जब मैं गंगा घाट पे थी और मैं उठा रही नहीं कूड़ा, शायद 7वां या 8वां हफ्ता था। मेरे मन में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कितनी की मतलब मेरे अपने आप से मैं सवाल कर रही थी, व्हाई द हेल एम आई डूइंग दिस, आई एम अ डॉक्टर, आई शुड बी ट्रीटिंग पेशेंट्स रादर देन माय बिजनेस डूइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग इट अगेन एंड अगेन, कर क्यों रही हूँ मैं ये। और उसी समय छोटी सी लड़की आई और उसने अपना चिप्स का रैपर मेरे टब में डाल दिया। मेरे लिए वो माँ गंगा का रूप थी। मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया। तो जब पहली बार हमें मीडिया में वो मिला, रिकॉग्निशन मिला, तो मेरे फैमिली का सपोर्ट बढ़ गया। तो धीरे-धीरे करके जितनी बार रिकॉग्निशन मिले, एंड ऑफ कोर्स द पीक वाज अस गेटिंग मेंशन्ड ऑन मन की बात। तो डेफिनिटली हमारे मूवमेंट को बहुत एनकरेजमेंट मिला और साथ में हमारे जैसे और यंग लोग इंस्पायर हुए जो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन वो अब इस काम को कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी सोच है, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री जी की, कि बस मेंशन ही तो करना है, कि भाई वैलिडेशन ही तो देना है बस। और वो देने के बाद आपने एक इतना बड़ा मूवमेंट किसी दूर से कहीं से चालू करा दिया। जैसी लड़की को जिसको आप जानते तक नहीं है, आपने उसका मनोबल इतना बढ़ा दिया कि 1000 लोग और जुड़ गए उसके साथ। मतलब ये ट्रू लीडर की क्वालिटी होती है। तो मोदी जी आप जहाँ अभी हो सुन रहे हो, जरूर ये जो मन की बात है जरूर करते रहें, और कितने हजारों लोगों के कारण कितने हजारों लाखों मूवमेंट इस तरह से चालू हो गए होंगे, तो उसके लिए आपका फिर से एक बार सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं थोड़ा सीरियस होकर ऐसे पूछना चाहूँगा कि आप एक माँ हैं और आपको लगा कि एक मेरी जिम्मेदारी है अपने बच्चे के प्रति कि उसको ऐसा जीवन दे के जाऊं जो शुद्ध रहे, जो शुद्ध हवा को सांस ले सके, शुद्ध पानी पी सके, शुद्ध खाना खा सके। परंतु बहुत सारी माएं जाने अनजाने नासमझी के कारण ऐसे कर रही हैं, जैसे ऐसे काम कर रही हैं जिससे हमारा पानी हवा खराब होता है। जाने अनजाने सामान खरीद लेना, जाने अनजाने ब्लिंकिट कर देना, जाने अनजाने प्लास्टिक का सामान खरीद लेना। तो कैसे उन माओं को ये समझ में नहीं आता कि वो जो कर रही हैं वो उसी बच्चे को नुकसान करेगी जिस बच्चे को इतना प्रेम करती है। वो जो कर रहे हैं उसी बच्चे को, जब ये धरती का तापमान बढ़ रहा है और नदियां प्रदूषित हो गई, ये किसी और ने थोड़ी किया, हमने किया। कैसे उन माओं को समझाएंगे कि बच्चे का यदि असली प्रेम है उसके जीवन से और उसको अच्छा जीवन देना है, तो पढ़ाई लिखाई तो बाद में देना, पहले
शुद्ध हवा और शुद्ध पानी दे देना, कैसे उनको हम ये ट्रांसफ़र करें? और ये देर होती जा रही है, मतलब हमारी आँखों के सामने कितना विषम परिस्थिति बनती जा रही है। तो आप चूँकि माँ हैं, बाकी माँओं को रिक्वेस्ट करें कि कैसे आप समझें कि जो करते हैं वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है कि एज़ अ पेरेंट हुँ। पेरेंट बनने के बाद आप किस तरह से प्रकृति का नुकसान करके ये सोच सकते हो कि आपका बच्चे का फ्यूचर सेफ है, इट इज़ बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरे बच्चे की एफडी में जाता है कि उसके एजुकेशन में काम आएगा, हुँ, हुँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं एक इन्वेस्टमेंट करती हूँ कि उसका फ्यूचर सेफ और सिक्योर रहे। उसी तरह से ये प्लैनेट उसका घर है। बिल्कुल। वो घर में भी तो मुझको इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा ना, ताकि वो उसमें रह सके। पढ़ाई तो वो बाद में करेगा जब उसको साफ हवा और साफ पानी नहीं मिलेगा, वो बीमारियों से उसका शरीर मुक्त नहीं होगा, तब तक वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। तो climate change is taking away the right of the future generation to live freely and enjoy nature, and we are snatching away from them. हम और हमारी ऊपर वाली जनरेशन, वी आर गिल्टी, हम कल्प्रिट्स हैं इनके। और दिस मैडनेस हैज टू स्टॉप। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं, हम आध्यात्म से बहुत दूर चले गए हैं। Staying connected to yourself and being spiritual is no longer cool anymore. बट you realize जब आप अपने करीब जाते हो, जब आप अपने खोखले मन को टटोलते हो, और जब आप ये देखते हो कि materialistic things is not the answer to your happiness. happiness के लिए और मजबूत इमोशंस और मजबूत चीजें चाहिए होती हैं, जो materialistic things इतनी tangible नहीं हो है। सकती। वो संस्कार और वो वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। तो जब पेरेंट्स में ही वो नहीं है, तो वो कैसे ये बात को समझ पाएंगे कि उनके बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड चला जाता है ये कि कब क्यों पेरेंट्स ऐसे हरकतें करते हैं कि बच्चों के फ्यूचर खराब। उन्हीं का खराब करते हैं। तो एक हमारा छोटा घर होता है जिसका हम सब ध्यान रखते हैं, पर डॉक्टर संजीवनी ने कहा ये जो बड़ा घर है धरती, इसको भी तो रहने लायक छोड़ो। और ये खराब करने वाला कोई और नहीं होता। मैं लोगों को यही समझाता रहता हूँ कि ये सरकारें और फैक्ट्रियाँ खराब नहीं करती, वो व्यक्ति खराब करते हैं जो ये सब सामान खरीदता है, इतना ओवर सप्लाई करता है, और हर सामान को बनाने में पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण होता है। तो धरती सीमित है, इसलिए ज़रूरत है सीमित ही होना चाहिए, इसका और कोई विकल्प नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से जो आप कह रहे हैं कि हम मटीरियल से जो हमें खुशी चाहिए, उससे मटीरियल से पूरा करना चाहते हैं, कुछ सामान खरीद के पूरा करना चाहते हैं, और होता दिखता नहीं है। वरना ये जितना सामान हमारे घरों में भर लिया, उतनी चेहरे की चमक भी बढ़ जानी चाहिए थी। वो तो उल्टा होने लगता है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रहा है। तो सारे माँ-बाप थोड़ा अलर्ट हो जाएँ, भाई जो बड़े घर का ध्यान रखो, नहीं तो आपके बच्चे जिनको तुम इतना प्रेम करते हो, पढ़ाई-लिखाई करते हो, बेचारे को भुगतना पड़ेगा। इसी धरती पर, इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा, और जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है तुम्हें खुद को भी भुगतना पड़े। बिल्कुल। देखिए ना, हम अपनी प्रीवियस जनरेशन के प्रति थैंकफुल है कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इंडिया को इंडिपेंडेंस दी, है ना। हम जानना चाहते हैं अपने नाना जी से या ग्रेट ग्रैंडफादर से कि क्या कैसा होता था वो समय, कैसे हम लोग लड़ते थे। तो हम हमारे अंदर कितना ग्रैटिट्यूड है ना हमारे एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को झोंका था, तब तो हम और आप यहाँ ये हमें मिला है। पाए। तो हमारा भी तो एक दायित्व है ना फ्यूचर जनरेशन के लिए कि क्या क्या हम केवल अपने ही भोग के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो वाली जिम्मेदारी हमको भी निभानी है। और आने वाले समय में जब आपका बच्चा बड़ा होगा या जब आपका ग्रैंड चाइल्ड होगा और वो आपसे पूछेगा कि ये जब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम चल रही थी तब आप क्या कर रहे थे, ज़रूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आप प्रॉब्लम का हिस्सा थे उस समय कि आप सोल्यूशन का हिस्सा थे। वो डिसीजन आज आप ले, वो वाला डिसीजन आज आप लेके चलिए और उसके बेसिस पे अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करिए। बिकॉज एवरी एक्शन दैट यू आर टेकिंग टुडे टुवर्ड्स अनकंट्रोल्ड कंजम्पशन इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर जनरेशंस। हम अपने पितरों की भी पूजा करते हैं हमारे धर्म में, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते आके। और हम क्या कर रहे हैं आने वाली हमारी जनरेशन के लिए, हम तो गंगा नदी भी नहीं छोड़ रहे कि वो हमारा पितृदान कर पाए। तो एक तो हमारी भी आत्मा जो है शांत नहीं रहेगी, और बाद में हमारे बच्चे और उनके बच्चे ये बोलेंगे कि कैसे थे हमारे एंसेस्टर्स, तो गंगा माँ को कम से कम पितृदान करने लायक तो छोड़ दो। बिल्कुल। हम देखते हैं जब गंगा सफाई आती है, जब श्राद्ध आते हैं तो सबको गंगा जी याद आ जाती है, सब पैसे निकल जाते हैं, गंगा जी में खड़े हो जाते हैं और पितृदान करते हैं। मतलब गंगा जी आपको अपने सेल्फिश रीजंस के लिए याद आती है, परंतु जब गंदगी करते हैं, जब सामान खरीदते हैं, तब नहीं आता। देखिए यही गंदगी गंगा जी में जाने वाली। अच्छा संजीवनी, आप जब हम बात कर रहे थे इसके पहले कि आपका मोबाइल 4 साल पुराना है, आपने जो साड़ी पहनी है वो आपकी मदर इन लॉ की है, तो
कई सारे लोगों को ऐसा हो गया है। मैं तो एक बार देखा था, वो बॉलीवुड में किसी ने बोला कि देखो आलिया भट्ट ने भी तो एक कपड़े 2 बार पहने, तो मैं क्यों नहीं? मैंने क्या लगा, मैं एकदम ऐसे लगा कि कुछ उल्टी ना आ जाए मुझे। और एक कपड़े 2 बार पहने मतलब क्या? यहाँ पीढ़ियों में वो कपड़े ट्रांसफर करना चाहिए। और तो आपको ऐसा कभी ये बंधन नहीं लगता कि मैं क्यों वही पहन रही हूँ, क्यों मैं पुराने मोबाइल को यूज कर, ऐसा मन नहीं होता कि नया-नया ले लूँ? तो फ्रीडम है, यही फ्रीडम है। ये फ्रीडम है। मेरी एक ही साड़ी है ब्लू कलर वाली जो मैं हर कॉन्फ्रेंस में पहनती हूँ। माइंड फ्री है, कॉन्फ्रेंस आएगी वो साड़ी निकालनी है। हाँ, कुछ नया सोचना ही नहीं है। बिल्कुल। मार्क जुकरबर्ग भी एक ही कपड़ा पहनते हैं ना। ये मेंटल फ्रीडम है। आप यू आर नो लॉन्गर अ स्लेव ऑफ द थिंग्स दैट यू यूज। वेरी नाइस। और जो आपने पहना है और जो मैंने पहना है, इससे सस्टेनेबल आउटफिट कोई नहीं है। कोई नहीं। स्मॉल, मीडियम, एक्सएल, डबल एक्सएल सबको यही चलेगा, यही वाला कपड़ा चलेगा, क्योंकि कोई स्टिचिंग ही नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी फ्रीडम है। आप जब मटेरियलिस्टिक थिंग्स के कंट्रोल से, के चंगुल से निकलते हैं, उसके अधीन नहीं होते, बहुत बड़ी मेंटल फ्रीडम होती है। डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं तो अपने कपड़ों पे आयरन भी नहीं करता। तो इसको ना रखने का झंझट कि ऐसा रखना है, वैसा रखना है, ऐसी घड़ी बनाना है, वैसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो कितनी बड़ी फ्रीडम है। और आपके इस मूवमेंट ने मुझे भी बहुत ताकत दी है। कई बार मुझे लगता है कि अरे यार प्रेस नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मुझे याद आ जाता है रिंकल्स अच्छे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी, और फिर मैं स्टेज पे जाके बताती भी हूँ कि मैंने अनप्रेस कपड़ा इसलिए पहना। इसलिए पहन। वेरी नाइस। तो ये आज आपका बेटा कितने साल का है? 9 साल का हो गया, और कुछ सालों में वो एडल्ट हो जाएगा। तो आज के जो जेन ज़ी हैं और इसके बाद की जो जनरेशन आने वाली है, और मैं हमेशा कहता हूँ अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देखिए कि मैं इस धरती पर 20-30 साल का और मेहमान हूँ। परंतु जो युवा है, जो एडल्ट है, जो जेन ज़ी हैं, उनको तो बेचारों को 50-60 साल जीना है। जिस तरीके से पर्यावरण तेज़ी से बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे एज़ ए माँ की तरह, एज़ ए डॉक्टर की तरह उनको क्या करना चाहिए? कैसे जीवन जीना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगी। और ये जनरेशन ने खराब कर दी है आपके ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं। और दूसरा ये कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में ये देखा है कि प्रेजेंट हमारी जनरेशन को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ईगो इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जो यंगर जनरेशन है मोल्डेबल है, प्लायबल है। और इको एंजाइटी की भी स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि इको एंजाइटी ऑलमोस्ट 50 to 60% जेन जी लोगों में है ऑलरेडी। हाँ। और ये भी स्टैटिस्टिक्स कह रही हैं कि आने वाली जनरेशन हमसे 10 साल कम जिएगी, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कैटास्ट्रोफीज दैट दे विल फेस। तो लोगों में सेंसिटिविटी बहुत है इस जनरेशन में, और ये इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ करना भी चाहते हैं। तो पहली बात तो ये वी फील गिल्टी कि हमने आपके लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, बट वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ होप फ्रॉम यू। आप ही हमारी होप हैं। और जब हम हमारे जैसे लोग जेन जी से कनेक्ट होते हैं और हमें जेन जी से वापस रेसिप्रोकेशन मिलता है, तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद का दामन तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और धर्म की लड़ाई है तो युद्ध तो करते रहें। पर इनको ये भी शेयर करना चाहिए जो आप मुझे बता रहे थे कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जीवन में पैसा कमाया, परंतु जब बहुत कमा लिया तब समझ में आया कि अरे! मेरे जीवन का उद्देश्य तो पैसा कमाना नहीं हो सकता, और तब जाके वो सेवा में लगे। ऐसे एग्ज़ाम्पल आप दे रहे थे तो ज़रूर बताएँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि जीवन का उद्देश्य कमाना, इकट्ठा करना, बहुत बड़ी ये सब नहीं हो सकता। हमारे जीवन का उद्देश्य खुश होना, प्रेम से जीना, शांति से जीना, आनंद, ये हमारा उद्देश्य है। तो वो 1-2 एग्ज़ाम्पल जो आप कोट कर रहे थे ज़रूर दर्शकों को बताएँ, ताकि वो समझें कि ये सब कुछ नहीं होता। राइट। तो हम क्या हमारे ना मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा गलत हैं। जिम कैरी ने एक बार बोला था कि आई वांट एवरीबॉडी टू अचीव द लेवल ऑफ सक्सेस एंड फेम एंड मनी दैट आई हैव, बिकॉज ओनली देन दे विल नो दैट दिस इज नॉट द आंसर। क्योंकि उन्होंने भी वो बहुत अवसाद से गुजरे थे इतना पीक पे आने के बाद। और हम बहुत देखते हैं ऐसे लोगों को जो कि लाइफ में बहुत संपन्न है, लेकिन फिर भी उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी हम यहाँ आईआईटी में ही बैठे हैं, और कुछ दिन पहले मैं दिनेश सहारा जी को मैंने इंटरव्यू किया एक पैनल डिस्कशन में। और ही इज़ द मैन बिहाइंड द येलो रेवोल्यूशन। सोयाबीन की खेती उन्होंने बहुत बढ़ाई, और सोयाबीन वैसे बहुत एक सस्टेनेबल क्रॉप है। और रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल की वजह से इंडिया की जो आत्मनिर्भरता है वो इम्प्रूव हुई उनके एवोल्यूशन की वजह से। तो मैंने इनसे पूछा, ये आपके पास तो सब कुछ है, आप
इस पड़ाव में ज़िंदगी के आके आप क्या करना चाहते हैं। तो इस है कि मैंने बहुत कमा लिया पैसा और मेरे को पता है कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है और अंदर से ना कुछ खाली-खाली लगा रहता है। तो अब मेरे को सेवा करनी है, अब मुझे सनातन धर्म की वैल्यूज़ आगे बढ़ानी है। तो ऐसे हम अनगिनत एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम बायोग्राफ़ीज़ हम पढ़ते हैं। और आप अपनी लाइफ में भी ये देखना, अभी हमने सेवा की बात करी है, अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो या आपका कोई काम रुका हुआ है, तो आप सेल्फलेसली सेवा करके देखो। मैं एंडोर्स कर रही हूँ इसको। आपके काम ऐसे खुलेंगे, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपको पता नहीं। अगर काम खुलेगा नहीं तो उससे बेटर कोई रास्ता मिल जाएगा आपको, या फिर जो आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो अपने आप ही खुल जाएगी। क्या होता है ना, कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं कि हम उस उलझन को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। कभी-कभी सॉल्यूशन उस उलझन से दूर जाना होता है और किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो मेंटली फिर हम जब वापस आते हैं यहाँ पे तो हमें लगता है ओह! ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, मैं वो ज़बरदस्ती परेशान हो रही थी। तो सेवा में बहुत, बहुत, बहुत ताकत है एंड सेवा इज़ फ्री। कोई खर्चा नहीं होता सेवा करने में आपका। आप कैसे आपको कुत्तों को खाना खिलाना है, आपको गौ माता की सेवा करनी है, आपको गंगा जी की सफाई करनी है। इट इज़ वेरी ईज़ी, इट इज़ वेरी चीप एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ अटेनिंग हैप्पीनेस इन लाइफ। और यही बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी क्या करते हैं कमाने के बाद? क्या करना चाहते हैं? सेवा ही तो बता चाहते हैं। मैं अपने सारे दर्शकों का ध्यान अटेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर संजीवनी ने कहा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप सेवा करो। आपको इनके चेहरे को देख के ये देखना है कि वो व्यक्ति नहीं जिसके बाल सफेद हो गए और फिर ये तुमको बोल रहा है कि सेवा करना नहीं है। एक यंग सी डॉक्टर है जिनका छोटा सा बेटा है, वो आपको बोल रही है कि यदि कोई जीवन में समस्या आ जाए तो आप दिल से सेवा करना, देखना कितने रास्ते खुलेंगे। तो कितनी बढ़िया बात है कि हम एक अच्छा जीवन, हँसता-खेलता जीवन, एक समृद्ध जीवन जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी ऊँचा हो, ये सब जीवन जी सकते हैं हमारी सीमाओं में, बाउंड्रीज़ में, लिमिटेड कंज़म्पशन में जी सकते हैं। और यही इस पॉडकास्ट का काम भी है कि सीमाओं में जीना कोई बंधन नहीं हो सकता, एक तरह से सेलिब्रेशन है। इट इज़ अ फ्रीडम। इट इज़ अ फ्रीडम है। जब हम ऐसा करते हैं तो ना हमें कमाने की झंझट, न ज़्यादा ये टेंशन, न ज़्यादा वो टेंशन, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आदमी वैसे ही मुक्त हो जाएगा और यही फ्रीडम है जो हमें बहुत बाद में हम सोचते हैं कि अरे ऐसा करते तो अच्छा होता। नहीं, आज ही कर लीजिए। सेवा का काम चालू करना है तो सफ़ेद बाल होने के पहले चालू कर लीजिए। आप धरती की सीमितता को समझिए और तब जाके आपको लगेगा कि जीवन कितना मज़ेदार तरीके से कम संसाधनों में जिया जा सकता है। वेल, इसके पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ, हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, हमारा जो काम ही है कि सीमाओं में जीने की खुशी, और धरती तो सीमित है तो अपनी ज़रूरतें सीमित होना चाहिए। वैसे ही आप सीमाओं में जीती, परंतु मुझे आइडिया है कि हर व्यक्ति का एक थोड़ा-सा पोटेंशियल होता है और थोड़ा पुश किया जा सकता है। तो आज इस पॉडकास्ट में गेस्ट होने के नाते आप क्या ऐसा कोई संकल्प लेंगे जो जो यूज़ करती उसमें से भी थोड़ा और कम कर सकती हैं? आई थिंक अभी जो 2 चीज़ों पे मेरा फ़ोकस है, एक तो मेरे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रखी है, हुँ, हुँ। इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो इस साल वी आर लुकिंग फॉर दैट कि हम मेरे घर में जितना भी बारिश का पानी है, एक-एक बूंद संचित हो सके, संचित वाटर को रिचार्ज कर सके। और दूसरी थिंग इज़ एआई। नेसेसरी ईविल है, कभी-कभी लगता है कि काम आसान हो जाते हैं और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उस पे आदत पड़ने लगती है, शॉर्टकट लेने का मन करता है। वह भी लो कि हम हर एआई के क्वेश्चन में हम कितना पोर्टेबल क्लीन वाटर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को ठंडा करने में। तो एआई का माइंडफुल यूज़, कम से कम कंज़प्शन मेरी हमेशा एक संकल्प रहता है इस समय। और द रेन वाटर हार्वेस्ट। वेरी नाइस। एआई हमारा सबकी बहुत प्रॉब्लम भी खड़ी करने वाला है। ऐसा सब चर्चा तो करते हैं, परंतु आज आपने ये सोचा है कि एआई का उपयोग कम करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग जो हमें सुन रहे थे वो भी एआई का उपयोग कम करेंगे, और जितनी और सारी बातें हमने सुंदर-सुंदर सी बातें इस पॉडकास्ट में करी, आप उसको सुनेंगे, समझेंगे, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में अपनाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ सोचने से, देखने से, इस पॉडकास्ट को लाइक करने से जीवन परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिर्फ़ लाइक करने से ये जो कचरा हम इस बड़े घर में करते हैं वो ठीक नहीं होने वाला। हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और सबसे बढ़िया है कुछ ना करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीमित धरती पर ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि धरती सीमित है, इसके सारे संसाधन सीमित है, इसलिए अपनी ज़रूरतों को सीमित करना चाहिए आज से, अभी से, ताकि हम आने वाले भविष्य को एक सुंदर जीने लायक धरती देकर जा सकें।
डॉक्टर संजीवनी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतनी कम उम्र में इतने बड़े काम किए और इतना एक जीवन का दर्शन लोगों को दिखाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें लोगों को पसंद आएगी और पसंद आके सिर्फ़ ताली नहीं बजाएँगे, वो जीवन में अपनाएँगे। थैंक यू वेरी मच।